हाँ नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। आज हम लोग सिंक्रोनस मशीन के ईएमएफ इक्वेशन और आर्मेचर रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेरा टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन एंड आर्मेचर रिएक्शन। तो ईएमएफ इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि इस एयर गैप में जो फ्लक्स होता है, ये रोटर है और ये स्टेटर है। तो ये बीच में जो एयर गैप है, इस एयर गैप में जो फ्लक्स होगा वो उसका नेचर क्या होगा, ये समझेंगे। इसके बाद हम ईएमएफ इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर लगाते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग पर स्टेटर पर लगाते हैं। हमें पता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर पर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होती है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो इसके जो एयर गैप में जो फ्लक्स होता है, इस एयर गैप में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगी, साइनसॉइडल होगी। अब बताइए ये होगी कैसे। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका स्टेटर है और ये आपका रोटर है। जब आपका एंगल क्या होगा, जब ये आपका एंगल 90 डिग्री 0 डिग्री पर होगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये 0 होगा। और ये जैसे जैसे क्या होगा, मतलब इसी के लिए कभी फ्लक्स क्या होगा, जब 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका अल्फ़ा क्या है, आपका स्पेस एंगल है। तो स्पेस एंगल आपका ये है। अब जब आपका इस वाले कंडीशन हम लोग देखते हैं, ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का एक्सिस है। जब आपका ये अल्फ़ा क्या होगा, आपका 0 होगा। जब आपका अल्फ़ा यहाँ पर 0 होगा तो आपका बी क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी 0 आएगी। और जब ये क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा तो इस समय जो फ्लक्स डेंसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, वो आपकी मैक्सिमम होगी। और जब अल्फ़ा की वैल्यू 180 डिग्री होगा तो अगेन भी क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स डेंसिटी 0 हो जाएगा। और 270 पर ये मैक्सिमम होगा, बट उसकी वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम रोटर को डीसी सप्लाई दे करके एक सिंक्रोनस स्पीड पर या कांस्टेंट स्पीड पर घुमा दिया जाए तो एयर गैप में जो फील्ड पैदा होगा वो साइनसॉइडल होगा, जो कि ये फील्ड स्टैटिक फील्ड होती है, क्योंकि इस फील्ड को हम डीसी सप्लाई देते हैं। लेकिन जब हम घुमा देते हैं तो इस एयर गैप में हमें एक साइनसॉइडल फील्ड मिलता है। अब क्या हुआ, अब एयर गैप में रोटेटिंग मतलब साइनसॉइडल फील्ड पैदा हो गया। अब ये फील्ड क्या करेगा, ये आपका रोटर है और ये आपका स्टेटर है। स्टेटर में आपके क्या है, आपके बाइंडिंग लगे हुए हैं। जब ये फ्लक्स या फील्ड मूव कर रहा है और वो भी साइनसॉइडल है, तो ये क्या करेगा, इस स्टेटर को, कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। स्टेटर के कंडक्टर को कट करने की वजह से इसमें एक ईएमएफ पैदा होगा। ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं तो जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो क्या है, फ्लक्स कट इन 1 रिवॉल्यूशन बाय टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, मतलब टोटल कितना ये फ्लक्स कट करेगा। अब बात करते हैं कि इसको टोटल फ्लक्स कितना कट करेगा। मान लेते हैं ये 2 पोल का होता, एक पोल से एक फ्लक्स निकलता है, एक पोल से एक फ्लक्स। तो 2 पोल रहेंगे तो कितने निकलेंगे, 2 5 निकलेंगे। अगर 4 पोल होगा तो कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स 4 5 होगा। 8 पोल होगा तो 8 5 फ्लक्स निकलेगा। अगर P पोल होंगे तो कितना फ्लक्स निकलेगा, P5। मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर में प्रत्येक कंडक्टर के द्वारा कटा फ्लक्स क्या होगा, P5। मतलब उसमें जो आपकी बाइंडिंग में जो कंडक्टर होते हैं उसके द्वारा, एक कंडक्टर के द्वारा टोटल फ्लक्स कितने कट होते हैं, P5 होते हैं। अब बात करते हैं कि वो सिंगल कंडक्टर जो था, इस सिंगल, ये आपका होता क्या है, ये आपका
टन्स है, ये आपका टन्स है, और कई सारे टन्स को हम क्या कर देते हैं, कई सारे टन्स को हम लोग जब कनेक्ट कर देते हैं तो वो बाइंडिंग बन जाता है। तो ये जो एक कंडक्टर, जो सिंगल कंडक्टर है, ये जो सिंगल कंडक्टर है, इसके द्वारा कितना उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो होता है कि एक कंडक्टर द्वारा टोटल कटिंग फ्लक्स, और एक चक्कर में कितना फ्लक्स कट होता है, और उसके एक चक्कर में कितना समय लगता है, के रेशियो को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो टोटल जो फ्लक्स कटेगा वो क्या होगा, P5 कटेगा। अब तो ये समझ। अब बात करते हैं कि ये एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, जो कि n क्या होता है, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब एक मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगा, n चक्कर लगाएगा। एक मिनट में n चक्कर लगाएगा। तो बात करते हैं कि वो एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो एक सेकेंड में 60/n चक्कर लगाएगा, क्योंकि क्या करेंगे, 60 को n से डिवाइड कर देंगे। तो एक चक्कर में उसको कितना समय लगा, एक चक्कर में उसको, चक्कर में लगाने में उसको 60/n समय लगा। तो P5 को हमने 60/n से डिवाइड कर दिए, तो ये n क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Pn5 डिवाइड बाई 60, ये क्या जाएगा, वोल्ट। अब आपने ये देखा जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो क्या एक कंडक्टर में हुआ है। अब उसमें क्या होंगे, एक फेज की बात करें तो एक फेज में कितने कंडक्टर होंगे, जितने ज़्यादा कंडक्टर होंगे उतने ज़्यादा उसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। तो आपने पाया कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर फेज, ये तो एक कंडक्टर में था, तो दो कंडक्टर होता तो क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, 3 कंडक्टर होता तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो हमने माना कि एक फेज में जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो हमने उससे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, एक फेज में टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसके अंदर इतने कंडक्टर थे। जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन फेज। एक फेज में टोटल कंडक्टर की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने टन्स होंगे, क्योंकि ये आपने देखा ये आपका क्या है, ये इसको बोलते हैं टन्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो इसके अंदर जैसे हम इसकी बात करें, अगर एक फेज होता है तो इसमें जेड की वैल्यू 1 2 3 4 आता। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें कितने टन्स होंगे। तो टन्स क्या होंगे, इसमें कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को हम क्या करें, उसमें 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जेड की हमने क्या लिख दिया, 2ph, मतलब एक फेज में इतने टन्स होंगे। अब हमने उससे मल्टीप्लाई, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, टन पर फेज इक्वल टू जेड, मतलब हम पर फेज को क्या रहे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को हम क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो उस फेज में टोटल नंबर ऑफ टन्स की संख्या पता चल जाएगी। अब हमने क्या पाया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 5, ये 2 और 2 4 5f t/h pn डिवाइड बाई 120। अब आपने ये पाया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 60 आपका क्या हो गया, pn डिवाइड बाई 120, तो आपका ये 4 5f t/h आ गया। तो यहाँ से आपका जो एक फेज का जो फेज आया वो क्या आया, 4 5 t/h। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज आया है वो क्या आया, एवरेज वोल्टेज। कैलकुलेट करने पे इतना आ जाएगा, एवरेज वोल्टेज ही आया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज होता है। तो आरएमएस वोल्टेज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। तो यहाँ से हम निकालेंगे आरएमएस वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपने एवरेज वैल्यू जो आप निकाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं एवरेज वैल्यू आपने निकाले हैं 4 5 ft टन पर फेज, मतलब आपने ये पाया था 4 5 टन पर फेज। अब फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है एसी के लिए, 1.5
111 होती है। हम उसको क्या करेंगे 1.11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.11 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 4.44 F5T टर्न पर फेज इनटू वोल्टेज। तो ये मेरा ईएमएफ इक्वेशन आ गया। अब इस ईएमएफ इक्वेशन को निकालने में हम कुछ एजम्पशन लेते हैं। पहला एजम्पशन क्या लेते हैं कि हम लोग फुल पिच कॉइल लिया जाता है, मतलब जो आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे तो उसमें जनरल प्रैक्टिकली तो 60 पिच किया जाता है, बट यहाँ पर जो डेरिवेशन के समय पर हमने क्या लिया है फुल पिच कॉइल लिया है। दूसरी बात क्या लिया है, सभी कंडक्टर को स्टेटर स्लॉट में कंसंट्रेटेड लिया गया है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की गई है, मतलब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की गई है। इसका अर्थ ये हुआ एक्चुअल में जो स्टेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है, पहले पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, बट और उसके अंदर कौन सा पिच होता है, उसके अंदर 60 पिच कॉइल होता है। बट यहाँ पर जो डेरिवेशन से निकाले हैं इसमें हमने ये माना है कि ये फुल पिच कॉइल है और इसमें आपका जो बाइंडिंग की गई है वो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग ना मान करके हम लोग कंसंट्रेटेड बाइंडिंग लिया गया है। अब देखिए जो इस इक्वेशन में हमने जो डिराइव किया है इससे ये नहीं पता चलता है जो ये ई निकला है, जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है और जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स है जिससे वो जनरेट हुआ है, इनके बीच में एंगल क्या है ये हमें इस डेरिवेशन से नहीं पता चलता है। ये आपका एग्जाम में एक बार आया था, ईएस के एग्जाम में, कन्वेंशनल एग्जाम में आया था कि आप ये प्रूव करिए कि इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स के बीच में 90 डिग्री होता है, अर्थात ये कि ये फ्लक्स क्या करता है ई से 90 डिग्री लीड करता है। ये ईएस का क्वेश्चन है, कन्वेंशनल में आया है। तो इससे हमें ये चीज़ हमें पता करने के लिए हमें ये जो डेरिवेशन किए हैं इसके अलावा मुझे एक और डेरिवेशन मुझे पता होना चाहिए। मतलब यूजी के लिए तो ठीक है बट कंपटीशन के लिए ये डेरिवेशन सही नहीं है, मतलब सही है बट उससे सारे हमें रिजल्ट नहीं निकलते हैं। तो एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड हमने लिया कि दूसरा मेथड में निकाला ईएमएफ इक्वेशन निकालने के लिए, दूसरा मेथड हम लोग याद करते हैं। अब देखिए क्या है दूसरा मेथड क्या है। अब हमने ये पता किया कि इसके अंदर जो फ्लक्स इसमें पास हो रहे हैं इस कंडक्टर में, इसके अंदर जो एक आपका ये देखिए ये आपका रोटर है, ये रोटर के क्या है कंडक्टर है, एक प्लस है एक माइनस है, और ये क्या है स्टेटर का कंडक्टर, एक प्लस एक डॉट है और एक प्लस है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो फ्लक्स इससे निकलेगा उसका नेचर क्या होगा। हम मान लेते हैं सबसे पहले कंडीशन ने लिया कि ये वाला कंडक्टर रोटर का कंडक्टर, ये आपका रोटर है और ये आपका स्टेटर है। रोटर का कंडक्टर और स्टेटर का कंडक्टर क्या है कोइंसाइड है, मतलब एक आमने सामने है। तो उस समय जो फ्लक्स कट होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो हमने लिखा थीटा इक्वल टू, जब मतलब ये क्या है ये हमने मूव करा दिया थीटा, मतलब इस रोटर को मूव करा दिया। अगर ये थीटा क्या होता जीरो होता तो ये यहाँ पर होता, तो थीटा जीरो होता तो ये यहाँ पर होता। तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय जो फ्लक्स इसको कट करेगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। यहाँ से इस फार्मूले से भी देख सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जो आपका इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाई आएगी, क्योंकि काश थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम इसको क्या कर दिए 90 डिग्री घुमा दिए, 90 डिग्री हमने घुमा देंगे, मतलब ये चीज़ें ये यहाँ ये जो है चीज़ यहाँ पर आ जाएगी इस वाले पोजीशन में, मतलब ये आपका ये फील्ड एक्सिस ये नॉर्थ पोल यहाँ, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। उस कंडीशन पर क्या होगा कि अब जो फ्लक्स हो क्या करेगा उसको कम से कम कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर को नहीं कट करेगा, आर्मेचर कंडक्टर को कट नहीं करेगा। इस कंडीशन पर क्या होगा, यहाँ से फ्लक्स कितने गुजरेंगे, जीरो फ्लक्स गुजरेंगे। अब बात करते हैं 180 डिग्री पर। अगर ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती, मतलब आपका ये जो लाइन है, मतलब ये आपका पहले तो यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ें अगर यहाँ पर आ जाती, मतलब नॉर्थ पोल यहाँ आ जाता, तो इस समय जो फ्लक्स इसको कट करता, इस आर्मेचर कंडक्टर को क्या करता, जीरो कंडक्टर कट करता, तो आपको यहाँ पर आया इस तरह। लेकिन वो जो डायरेक्शन होगा पहले क्या था, ये नॉर्थ यहाँ पर था, अब ये नॉर्थ कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो फ्लक्स कट करेगा वो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, निगेटिव होगी। अर्थात हम ये बोल सकते हैं इस आर्मेचर कॉइल से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो किस नेचर का है, कोसाइन नेचर का, यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने लिखा फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल एट एनी टाइम। तो जो फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या होगा, फाई कास थीटा। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब 1 टर्न्स होगा तो 1 लिख देंगे, और 2 टर्न्स होंगे तो 2 लिख देंगे, और टी टर्न्स होंगे तो टी हमने लिख दिया है। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन निकाला जाता है पर फेज निकाला जाता है, एक फेज में कितने टर्न्स है, इसलिए टीपीएच हमने लिख दिए हैं। कभी कभी एन भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पे एन का यूज इसलिए नहीं किया गया है कि यहाँ एन स्पीड को कहीं आपको दिमाग में न जाए कि ये स्पीड है कि नंबर ऑफ टर्न्स है, इसलिए हमने एन को ना कंसीडर करके एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स को हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं कि जो फैराडे का नियम हो जाता है, फैराडे का नियम क्या था, E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। और चूंकि यहाँ पर क्या होता है, लेंज लॉ होता है, यहाँ एन माइनस लिख देते हैं। चूंकि यहाँ पर एन स्पीड नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पर हमने टी पी एच लिया है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, चूंकि यहाँ फ्लक्स जो है हमने क्या फ्लक्स लिंकेज से दिखाया है, तो फ्लक्स लिंकेज को सिग्मा साई डी टी हमने लिख दिया। तो यहाँ पर साई टी टर्न पर फेज फाई कास थीटा हो गया। साई की जगह हमने क्या लिखा, टर्न पर फेज फाई कास थीटा की जगह थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। चूंकि रोटर का स्पीड है इसलिए हमने ओमेगा आर लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल दिखाई देंगे। ये तो कांस्टेंट होगा, एक फ्लक्स होगा, और ये एक दूसरा क्या हो जाएगा, टाइम होगा। अब हमने सबसे पहले हमने क्या लिया, टर्न फिर फेज, ये तो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, और हमने क्या किया, फाई को एज इट इज लिख लिया, और कास ओमेगा टी को हमने जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आर बाहर निकल जाएगा, तो साइन ओमेगा आर इंटू टी के रिस्पेक्ट हमने किया। दूसरा हमने क्या किया, टी इसको हम तो ऑलरेडी कांस्टेंट निकाल, तो था ही कांस्टेंट, हमने इसको अब लिया और फाई को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ से हमें ये वोल्टेज हमें 2 प्रकार के, एक वोल्टेज ये मिला, दूसरा वोल्टेज ये मिला। तो ये वोल्टेज में क्या है, आप देख रहे हैं कि इसमें स्पीड है, तो इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, स्पीड वोल्टेज बोलेंगे, या रोटेशनल स्पीड भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका है टी पी एस डी फाई अपान डी टी कास ओमेगा आर टी। यहाँ पर फाई क्या है, कांस्टेंट होगा। आप पूछेंगे क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपने इसको डीसी सप्लाई दे रखा है। डीसी सप्लाई देने की वजह से फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए ये चूंकि क्या है, ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 0 होगा। इसको हम आगे वही चीज़ हमने लिखा है कि ये क्या है, आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि फ्लक्स क्या है, टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट रहता है। अब बात करते दूसरा वोल्टेज जो हमने यहाँ पाया था, सेकेंड वोल्टेज, हमको ये जो स्पीड वाला वोल्टेज हमने पाया था, तो यहाँ पर स्पीड वोल्टेज क्या है, टर्न पर फेज फाई ओमेगा आर साइन ओमेगा आर टी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये रोटेशनल ईएमएफ आया। ये जो इक्वेशन आया है ये केवल एसी के लिए नहीं आया, सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, ये सभी जनरेटर के लिए सत्य है, सभी रोटेटिंग मशीन के लिए सत्य है, वो एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो। बट जो आपका फील्ड कांस्टेंट बट होना चाहिए। अब डीसी जनरेटर में जो ई इक्वल टू क्या निकालते हैं, ई इक्वल टू एन फाई पी अपान ए जेड अपान 60, पी अपान ए जेड अपान 60। ये इससे भी निकला जा सकता है, ये जनरलाइज ईएमएफ इक्वेशन है। बट फ्लक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर रोटेशनल ईएमएफ क्या होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, तो थीटा को वैल्यू अर्थात थीटा इक्वल टू ओमेगा आर टी, ओमेगा आर टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओमेगा आर टी की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये पूरा पोर्सन वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, टर्न पर फेज ओमेगा आर फाई ओमेगा आर टी। तो आप अगर इसको यहाँ से ई इक्वल टू ये आपका मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं,
ओमेगा आर को क्या लिख सकते हैं 2πf लिख सकते हैं टर्न पर फेज, और ये इसको आरएमएस में बदलेंगे तो ई मैक्सिमम को √2 से आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। √2 से डिवाइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 4.44 ये आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, इस प्रकार से हमें ये ईएमएफ इक्वेशन मिला। लेकिन इस ईएमएफ इक्वेशन में क्या लगा, इक्वेशन 1 के अनुसार, मतलब 1 जो पहला हमने लिखा था 1 के अनुसार ई इक्वल टू क्या था टर्न पर फेज ओमेगा आर साइन ओमेगा आर टी, और यहाँ से इसको आप लिखना चाहेंगे तो ई मैक्सिमम साइन ओमेगा आर टी, मतलब ये पूरा क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमने लिख दिया। अब बात करते हैं कि अगर इसको इसी वैल्यू को इसको आप साइन को कास में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपको साइन में बदलेंगे तो कास, साइन को कास में बदलेंगे तो ओमेगा आर टी माइनस पाई बाई 2, अर्थात यहाँ जो ईएमएफ जनरेट हुआ और वहाँ पर भी कास जो फ्लक्स था वो ये क्या था इस तरह से था फाई साइन थीटा। तो यहाँ से आपने ये पाया कि इसके और इसके बीच में एंगल जो जिसको हम फ्लक्स भी बोल सकते हैं इसको, इसके बीच में जो एंगल आया वो कितने डिग्री का आया, मतलब ये जो चीज़ है ये साइन नहीं था, सॉरी ये साइन नहीं था ये कास था, मतलब ये आपका क्या है जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो क्या है 90 डिग्री इससे पीछे है। तो ये आपका जो क्लॉकवाइज आगे होता है वो एक्चुअल में पीछे होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो आगे होता है वो फेजर में आगे होता है। अगर आप देखें एंटी क्लॉकवाइज में ये आपका आगे है तो ये क्या कर रहा है लीड कर रहा है, वो कितने डिग्री लीड कर रहा है 90 डिग्री, और ये क्या कर रहा है लैग कर रहा है, मतलब जो पैदा होता है वो पीछे होता है और जिससे और फ्लक्स क्या होगा आपका आगे होगा, कितने डिग्री 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ईएस में आया था कन्वेंशनल एग्जाम में कि प्रूव कीजिए कि फ्लक्स ईएमएफ से 90 डिग्री लैग करता है। अब बात करते हैं शॉर्ट पिच। अभी तो जो भी हमने लिया था फुल पिच कॉइल लिया था, अब शॉर्ट पिच लेंगे तो शॉर्ट पिच कॉइल में क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपने जो आपका ये आया था 4.44 फाई FTPH, यहाँ पर आप क्या लेंगे KC और KD से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर शॉर्ट पिच कॉइलिंग किया गया है तो, और इसमें अंतर कुछ भी नहीं रहता है। अब बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन की, बात करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। हमें पता है आर्मेचर वाइंडिंग में जब हम लोड से क्या करते हैं लोड से हम क्या लोड कनेक्ट करते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होती है करंट फ्लो होने लगती है। इस करंट की वजह से उसमें एक फ्लक्स पैदा होता है जो मेन फ्लक्स का क्या करता है अपोज करता है, विरोध करता है या उसको प्रभावित करता है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए हमें 4 पॉइंट की यहाँ पर स्टडी करते हैं और अच्छे समझ में आएगा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं नो लोड कंडीशन की, बात करते हैं। अब देखिए क्या है नो लोड कंडीशन में इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा आर्मेचर वाइंडिंग में, और जब आर्मेचर वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी वो 0 होगी। तो एक ही फ्लक्स रहेगा, वो भी कौन सा फ्लक्स होगा मेन फ्लक्स होगा, अतः इसमें कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा, अतः आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा 0 होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कंडीशन में आर्मेचर करंट IA का मान 0 होता, अतः फाई A का मान भी 0 होगा। इस प्रकार नो लोड पर आर्मेचर रिएक्शन 0 होगा। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये क्या करेगा आपको 90 डिग्री लीड करेगा और ये लैग करेगा। अब बात करते हैं हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर की, बात करते हैं कि भाई यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। यूनिटी पावर फैक्टर लोड कंडीशन में आर्मेचर करंट IA के फेजर में होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक कन्वेंशनल में लिया गया है कि EF और VT को एक दिशा में माना गया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ हमने निगलेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से EF और VT क्या है उनके बीच में एक स्मॉल एंगल आता है जिसको हमने यहाँ पे इग्नोर कर लिया है। यहाँ पे EF और VT को हमने क्या मान लिया है दोनों एक दिशा में है, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है। अब बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर के। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब कि जो आपका EF होगा या VT होगा और IA के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 होगा, अर्थात दोनों एक दिशा में होगा। अब हम बात करते हैं कि ये फ्लक्स है मेन
ये तो हमने पता ही है, इसके बीच में मुझे पता ही है। फाई ए भी क्या होगा, इस दिशा में हो गया, क्योंकि आर्मेचर करंट की वजह से पैदा होता है, उसकी दिशा यही होगी। इन दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे वो क्या होगा, फाई आर होगा। ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या है, आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का, मतलब ये क्या करेगा, ये मेन फील्ड में डिस्टॉर्शन पैदा करेगा, उसको कम या ज़्यादा नहीं करेगा। लगभग दोनों की वैल्यू क्या होती है, रिजल्टेंट फ्लक्स और मेन फ्लक्स की वैल्यू लगभग बराबर होती है, लेकिन फ्लक्स में क्या आ जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ये तो हमने फेजर से देखा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल से, या आपका क्या है, ये मेन फ्लक्स है, ये मेन फ्लक्स है, और ये क्या आर्मेचर फ्लक्स है। तो आपने देखा कि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पर है। यहाँ पर ये मैक्सिमम है तो ये 0 है, ये दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है। और ये क्या करेगा, मेन फ्लक्स को क्या करेगा, डिस्टॉर्शन पैदा करेगा। अब बात करते हैं जीरो पावर फैक्टिंग लोड, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए क्या है, जीरो पावर फैक्टर मतलब इसमें जो इंडक्टिव होगा, अब यहाँ पर जो ये EF है और VT है, तो जो IA होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि हमने लैगिंग लोड लिया है, वो भी जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड लिया है। तो ये लैगिंग जीरो क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो कास्ट थीटा की वैल्यू आएगी, कास्ट 90 की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, जीरो आएगा। अब बात करते हैं कि वो कैपेसिटर होगा तो भी जीरो होगा, और इंडक्टर होगा तो भी जीरो होगा। लेकिन अगर लैगिंग बोल दिए तो इंडक्टर है, और जीरो लैगिंग बोले तो जो IA है वो क्या होगा, IA जो है वो VT से 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, मतलब इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव लोड है। ये तो समझ में आ रहा है। तो ये VT हुआ, ये IA हुआ। IA की दिशा में आपका फाई होगा, लेकिन आपका जो मेन फ्लक्स है उसकी वो क्या होगा, EF से तो ऑलरेडी लीड करेगा। अब इसका फ्लक्स की दिशा इधर है और मेन फ्लक्स की दिशा इधर है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये कट मरेंगे, अर्थात क्या होगा, मेन फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। इतना क्या होगा, इसमें से मेन फ्लक्स में से घट जाएगा, तो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स इतना बचेगा, ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स बचेगा। अर्थात आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। इसको अगर हम फेजर से देखना चाहें तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये क्या मेन फ्लक्स है, और ये क्या है आपका, ये आपका आर्मेचर फ्लक्स है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अतः मेन फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको यहाँ पर देख सकते हैं। जीरो पावर फैक्टिंग लोड कंडीशन में आर्मेचर करंट IA का फेजर इंड्यूस EMF से 90 डिग्री लैग करता है, जैसे हमने देख लिया है। अतः फाई एफ और फाई ए एक दूसरे से 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होते हैं, जैसे आपने देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इस प्रकार जीरो पावर फैक्टर लोड पर फील्ड फ्लक्स का मान कम हो जाता है, जिसे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जीरो पावर लीडिंग पावर फैक्टर। अब यहाँ पर हमने बोला लीडिंग, अवकाश जो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा, जीरो। चूंकि कैपेसिटिव लोड है इसलिए हमने क्या लिखा, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर लोड। अब यहाँ पर EF और फाई एफ, ये तो हमें पता है पहले से, चूंकि फाई एफ इधर होगा और आपका आर्मेचर करंट क्या होगा, लीड करेगा, वो भी कितने डिग्री, 90 डिग्री लीड करेगा। इससे जो फ्लक्स निकलेगा उसकी भी दिशा क्या होगी, इसी की दिशा में होगी। आर्मेचर करंट यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था IA, तो ये भी इसकी दिशा भी क्या होगी। अतः आपने ये पाया कि फाई एफ और फाई ए की दोनों की दिशा क्या है, सेम है, अतः रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम देख भी सकते हैं जीरो लीडिंग पावर फैक्टर लोड कंडीशन में आर्मेचर करंट IA का मान फेजर इंड्यूस EMF से 90 डिग्री लीड करता है, अतः फाई एफ और फाई ए एक दूसरे के फेज में होते हैं। इस प्रकार जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर फील्ड फ्लक्स फाई का मान ज़्यादा हो जाता है, जिसे मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। अतः इस प्रकार हम क्या पाए कि यहाँ पर आपका जो मेन फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे EF की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है, ये मेरा कंक्लूजन ये निकला कि आपका नो लोड पर क्या होगा, नो लोड पर आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन जीरो होगा। अब बात करते हैं कि यूनिटी लोड पर क्या, यूनिटी पावर फैक्टर लोड पर क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर लोड पर आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। और
जीरो लैगिंग पर क्या होगा, जीरो लैगिंग पर आपका डीमैग्नेटाइजेशन होगा। और बात करते हैं जीरो लीडिंग पर क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। आपका ये पाए, ये क्या था आपका जनरेटर के लिए था। अब बात करते हैं मोटर के लिए। अगर सिंक्रोनस मोटर होता तो क्या होता, ये तो आपका अभी भी जी यही रहता, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी अभी भी क्या रहता आपका, क्रॉस मैग्नेट। लेकिन यहाँ पर लैगिंग, यहाँ पर लोड पर क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन होगा। अतः ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इससे भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।